हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज हम लोग देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का लेक्चर नंबर 5। ओके, 4 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। पीटी और मेंस दोनों को फोकस करके ये लेक्चर आपको मिल रहे हैं, इसलिए अगर आपने अभी तक प्रीवियस जो लेक्चर 4 हैं उसको नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के भी लेक्चर आपको मिलने शुरू हो गए हैं। एक लेक्चर उत्तराखंड का भी दिया जा चुका है, उत्तराखंड स्पेशल का। बिहार स्पेशल का भी एक लेक्चर आपको दिया जा चुका है। अगर आपने अभी तक पूरा जियोग्राफी नहीं पढ़ा है तो उसको भी आप जाकर वीडियोस में पढ़ा हुआ है लेक्चर, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और आज की डेट है 24 जनवरी है और 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, यूपी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और आज के ही दिन है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोग उसको बताइएगा। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या है उसको भी आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, यहाँ पर आपको पर्यावरण का एक अद्भुत नज़ारा दिखाई दे रहा है, प्रकृति का एक अद्भुत, देख लीजिए यहाँ पर। और पानी बहुत तेज़ी के साथ बहता हुआ चला आ रहा है। और इस तरह से अगर आप ऋषिकेश उत्तराखंड वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर आप राफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, सभी लोगों को पता है कि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे। ओके, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। और ठीक है, एक जैसे कि एस्से में आपके अक्सर एक पर्यावरण से रिलेटेड ज़रूर एक एस्से रहता है जो पर्यावरण से रिलेटेड होता है, तो आपको कोटेशन कुछ ना कुछ याद होनी चाहिए ताकि आप आसानी के साथ उसको यूज कर सकें। जैसे यहाँ पर एक कोटेशन है, ट्राई टू लीव द अर्थ बेटर प्लेस दैन व्हेन यू अराइव्ड। ट्राई टू लीव द अर्थ बेटर प्लेस दैन व्हेन यू अराइव्ड। सिडनी शेल्डन ने ये कोटेशन दी है। इसके अलावा और भी कोटेशंस हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ ए फाइन हाउस इफ़ यू हैव नॉट गॉट अ प्लैनेट टू पुट इट ऑन। ओके, इस प्रकार की कोटेशन आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए, पर्यावरण से रिलेटेड होनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या फिर इस प्रकार से जो भी आपके एस्से में आए या फिर किसी क्वेश्चन में आए तो आप रख कर उसको और अच्छा बना सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड कोई ना कोई कोटेशन आपके पास होनी चाहिए। जैसे अगर हम नेल्सन मंडेला जी की कोटेशन की बात करें तो व्हाट इज़ द यूज ऑफ ए एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड, नेल्सन मंडेला जी ने कहा है। तो एजुकेशन से रिलेटेड 4-5 कोटेशन आपके पास होनी चाहिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए, ताकि आप आसानी के साथ जो आपका आंसर हो उसकी शुरुआत कर सकें अच्छे से और अच्छा प्रभाव हो। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। पहला प्रभाव जो होता है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। और अगर पहले क्वेश्चन में आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो लास्ट तक आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, और याद रहे पॉलिटी के जो भी, कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी क्वेश्चन जीएस पेपर 2 में पूछे जाते हैं वहाँ पर वेटेज ज़्यादा होता है, वहाँ पर फुल मार्क्स भी मिलते हैं। जैसे 12 नंबर का क्वेश्चन है तो आप मान के चलिए कि आपको 9 से 10 नंबर तक मिल सकते हैं। ओके, आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस का एक टेलीग्राम चैनल है, मेंस आंसर राइटिंग हो रही है उस पर। वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, जिनमें से एक हैं पंकज यादव IRTS जी हैं। पंकज यादव IRTS 2017 में सेलेक्टेड हैं। उसके बाद हैं प्रवीण यादव DSP उत्तर प्रदेश 2018 सेलेक्टेड हैं। उसके अलावा उत्तराखंड में सेलेक्टेड हैं, उत्तराखंड में वो SDM हैं, वो भी उसमें जुड़े हुए हैं एक लोग और हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, ऐसे करके कोई ऑफिसर हैं, उनके बारे में हमें नहीं पता है, सर ने उनको ऐड किया है, वो भी कॉपी चेक कर रहे हैं। एक उत्तम प्रकाश जी भी हैं वो भी, तो ये लोग कॉपी चेक कर रहे हैं। अविनाश शर्मा जी भी हैं, वो ऑलरेडी असिस्टेंट कमांडेंट थे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में और वर्तमान समय में बिहार में सेलेक्ट हो चुके हैं। बिहार में अभी पिछला जो रिजल्ट आया उसमें वो सेलेक्ट हो चुके हैं। ओके, तो ऐसे लोग हैं जो कॉपी चेक कर रहे हैं। तो आप मेंस आंसर राइटिंग का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इंश्योर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल पर या सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाकर आपको लिंक मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी आपको।
ओके, चलिए आज शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ जो हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किस प्रकार से मेंस में बन सकते हैं, प्री में कैसे बन सकते हैं, उन सब का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनजातियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या 2011 के अनुसार जितनी है उसका 0.6%, 0.6% ही जनजातियाँ हैं। भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो भारत की टोटल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6% टोटल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियाँ हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कितनी है? 0.6% यानी 0.6% अनुसूचित जनजातियाँ उत्तर प्रदेश में हैं। ओके, अब अनुसूचित जनजातियाँ होती क्या हैं? संविधान के अनुच्छेद 366 में कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियाँ वही हैं जो संविधान के अनुच्छेद 342 में सूचीबद्ध की गई हैं, वही अनुसूचित जनजातियाँ हैं। ओके, वर्तमान समय की बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ उड़ीसा राज्य में पाई जाती हैं, उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये सब प्रॉब्लम्स जो जनजातियों से रिलेटेड ये मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, अभी हम लोग देखेंगे। पहले बेसिक्स जान लें। तो हमने बताया कि 366 के अनुसार वही अनुसूचित जनजातियाँ जो संविधान के अनुच्छेद 342 में दी गई हैं, यहाँ पर वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं भारत के जहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ कोई भी ट्राइब नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि वो राज्य हो गया हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। और सर्वाधिक जनसंख्या में जनजातियाँ अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं कहाँ पर? उड़ीसा में। ओके, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हमने बता ही दिया आपको कि उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 0.6% है और सर्वाधिक जनसंख्या में समूह में बहुत उपजातियों में विभाजित हैं। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति उपजातियों में विभाजित है। उनको एक ग्रुप की बात करेंगे तो थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या में जनजाति है। और सबसे छोटी सबसे कम जनसंख्या में जनजाति जो उत्तर प्रदेश में है वो बनरावत है, बनरावत। ओके, चलिए, तो सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में? तो वो जनपद है सोनभद्र। और आपको पता होना चाहिए कि सोनभद्र वही जिला है जो भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये रहा सोनभद्र, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और यहाँ पर सोनभद्र है, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ सर्वाधिक है। ओके, और सोनभद्र ही वो जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है। ओके, ठीक है। और सबसे कम जनजाति वाला जिला है बागपत। बागपत जिला कहाँ पर है? अगर आपने लेक्चर अच्छे तरीके से देखा है, आपको ट्रिक याद होगी, तो आपको पता होगा कि हमने ट्रिक बताया था कि हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश के 6 जिले सीमा साझा करते हैं। हमने ट्रिक बताया था कि एसएसबी गेम, यस से सहारनपुर, यस से शामली और बी से बागपत। शामली वही जिला है जो सबसे पश्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश का, बी से बागपत। ओके, हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। इधर गौतम बुद्ध नगर, इधर आगरा, इधर मथुरा, आगरा मथुरा होगा। ओके, ठीक है। और फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे कम जनजाति वाला जिला बागपत है। अनुसूचित जनजाति रहित जिले, ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं? तो वह जिला है अयोध्या और जालौन, जहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 12 है। 2003 से पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 2 जनजातियाँ अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में थी, थारू और बुक्सा जनजाति। लेकिन 2003 के बाद 10 और जनजातियाँ जोड़ दी गई तो टोटल जनजातियों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। ओके, आज एक क्वेश्चन भी देखा जाएगा। मेंस से रिलेटेड 2 चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस बार आपको बता दें कि अभी तक 2018, 2019, 2020 मेंस में जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लेकिन 2021 के पीसीएस मेंस जो 23 मार्च से 27 मार्च के बीच होने वाला है, 2022 में हो रहा है, तो वो जो है कि उसमें जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है बहुत अच्छे तरीके से। इसलिए आप अपने आप को तैयार रखिए। या तो क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित जनजातियों के बारे में कुछ ना कुछ तो लिखिए। तो जैसे थारू दे देगा ए ऑप्शन में, और बी ऑप्शन दे देगा बुक्सा, या फिर खरवार दे देगा इस प्रकार से, या फिर जनजातियों की क्या समस्याएं हैं। ओके, तो ये सब इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियाँ 10.6% हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या में जनजाति सोनभद्र में पाई जाती हैं, सबसे कम बागपत में पाई जाती हैं। अयोध्या और जालौन में जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। 2003 से पहले उत्तर प्रदेश में जनजातियाँ सिर्फ 2 थीं, थारू और बुक्सा सूचीबद्ध थीं। ठीक है, और 2003 के बाद 10 और सूचीबद्ध हो गई, तो जनजातियों की संख्या उत्तर प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। ओके, सर्वाधिक जनसंख्या में हमने बता दिया थारू और सबसे कम जनसंख्या में
बनरावत जनजातियाँ पाई जाती हैं। ओके, यहाँ पर देखिए 2003 में जब इन जनजातियों को ऐड किया गया, 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया, गोंड, राजगोंड, पठारी, धुरिया, नायक, ओझा, ये सब जनजातियाँ एक ही जनजाति, इन सबको माना गया है। यहाँ पर मुख्य चीज़ ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये याद रखनी है आपको कि सहरिया जनजाति सिर्फ और सिर्फ ललितपुर जनपद में पाई जाती है। ललितपुर, और ललितपुर वही जनपद है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ओके, बाकी जितनी भी जनजातियां वो आपको सोनभद्र जनपद में मिल ही जाएंगी। देख लीजिए, सोनभद्र, 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 सोनभद्र। ठीक है, सहरिया को याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ ललितपुर जनपद में पाई जाती है। ओके, अब थारू जनजाति के बारे में देख लेते हैं। थारू जनजाति, थारू उत्तर प्रदेश में गोरखपुर व तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। ओके, ये किरात वंश के हैं तथा कई उपजातियों में विभाजित हैं। कई उपजातियों में विभाजित हैं। इन्हीं उपजातियों को एक साथ कर दिया जाता है तो थारू जनजातियाँ सर्वाधिक संख्या में समूह में हो जाती। कुछ विद्वानों का कहना है कि थारू जनजाति के लोग राजपूताना के थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे हैं, अतः थारू कहलाते हैं। और थारू जनजाति के द्वारा बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली के लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। अब क्वेश्चन बन सकता है प्री में कि बजहर नामक त्यौहार कौन सी जनजातियाँ मनाती हैं, तो थारू। दीपावली शोक के रूप में कौन मनाते हैं, तो थारू मनाते हैं। थारू जनजाति के लोगों में बदला विवाह प्रथा तथा 3 टिकठी प्रथा प्रचलित है। थारुओं में दोनों पक्षों में विवाह तय हो जाने पर पक्की पोढ़ी उसको कहा जाता है। विधवा विवाह की भी प्रथा है और इसमें लठभरवा भोज देते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि लठभरवा भोज कौन सी जनजाति के लोग देते हैं और कब देते हैं। मतलब जब विधवा विवाह होता है तो ये उसमें लठभरवा भोज देते हैं, भोजन करवाते हैं लोगों को। लखीमपुर जनपद में एक महाविद्यालय थारू जनजाति के लिए खोला गया है। ठीक है, तो लखीमपुर जनपद कहाँ पर है, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। पीके बसवस महाराज हमने बताया था। तो की से खीरी यानी लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और वन क्षेत्रफल की बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर खीरी में ही दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक्सा जनजाति के बारे में देखते हैं। बुक्सा जनजाति, बुक्सा अथवा भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर तथा आगरा याद रखिएगा, छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती हैं। कुछ विद्वान इन्हें पतवार राजपूत घरानों का मानते हैं। इनके विवाह एक अनुबंध मात्र होते हैं जो पति और पत्नी में से कोई भी किसी समय भंग कर सकता है। इनमें अनुलोम और प्रतिलोम तथा अंतर्जातीय विवाह भी होते हैं। इनमें बहुपत्नी प्रथा तथा विधवा विवाह प्रचलित है। बहुपत्नी प्रथा तथा विधवा विवाह प्रचलित है बुक्सा जनजाति के लोगों में। खरवार जनजाति की बात करें, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर जिलों में खरवार जनजाति निवास करती हैं। ओके, और खरवार जनजाति मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करती हैं। खरवार जनजाति के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जनजातियाँ थीं तो जिसमें से हमने देखा जनजाति, जैसे कि थारू के बारे में देखा, बुक्सा के बारे में देखा, खरवार के बारे में देखा जो मुख्य रूप से जनजातियां थी। और हमने बताया कि सर्वाधिक जनसंख्या में जनजातियां थारू हैं, सबसे कम जनसंख्या में बनरावत जनजातियां हैं। लेकिन एक जनजाति और है महिगीर जनजाति। महिगीर जनजाति है जो बिजनौर जनपद में पाई जाती हैं। बिजनौर में मुख्य रूप से पाई जाती हैं, उसके अलावा और उससे सटे हुए जनपद में पाई जाती हैं। बिजनौर वही ज़िला है जहाँ से गंगा उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। बिजनौर आप लोग देखेंगे उत्तराखंड के साथ बॉर्डर साझा होता है। उत्तराखंड के बॉर्डर साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। सैम बीमार है क्योंकि उसको बीपी की प्रॉब्लम है। यस से सहारनपुर, एम से मुजफ्फरनगर, और बी से बिजनौर, एम से मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। ओके, तो हमने ये बताया था। महिगीर जनजाति बिजनौर में निवास करती हैं। ये लोग मुस्लिम समुदाय से संबंधित हैं और ये लोग मुख्य रूप से मछली पालन करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे। मुख्य रूप से जो नदी तालाब वगैरह थे वहाँ से मछलियाँ पकड़ते थे, लेकिन आज की डेट में इनके ऊपर संकट आ गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जनजाति पर्यटन से रिलेटेड एक स्कीम लाने की बात की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो जनजाति पर्यटन क्या होता है, यहाँ पर हिंदी में लिखा है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो हम आगे बढ़ा देते हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन इस बार बन सकता है एग्ज़ाम में। तो जनजातीय पर्यटन
क्या है? जनजातीय पर्यटन यात्रा का एक रूप है जहां जनजातियां बाहरी आबादी को पर्यटकों के रूप में अपने साथ आने और रहने की अनुमति देती हैं। अपने साथ आने और रहने की अनुमति देती हैं। मान लीजिए आप पर्यटक हैं, आप गए हैं तो उनके साथ रहेंगे, रुकेंगे वहाँ पर। तो एक आम भाषा में आप समझिए कि आप वहाँ जाएंगे, उनके पास रहेंगे, वो लोग ऐसी व्यवस्था भी करेंगे कि आपको रुकने का पूरी व्यवस्था करेंगे, आपको भोजन देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप उनको कुछ पैसा देंगे, उनको पैसा देंगे तो वो लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़, उनकी पलायन की समस्या जो होती है वो दूसरी जगह जाके मतलब वहाँ से निकल के आते हैं दिल्ली या फिर लखनऊ, ऐसे ऐसे सिटी में जाके वो लोग काम करते हैं। तो उनको उनकी पलायन की समस्या ख़त्म हो जाएगी, उनको एक तरह से घर बैठे ही रोज़गार मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए जनजातीय पर्यटन की बात है। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं यहाँ पर। वे आदिवासी संस्कृति और अनुभवों से अवगत हैं और प्रामाणिक स्वदेशी जीवन का अनुभव करने का अवसर है। आदिवासियों के पास जाएंगे तो उनको आप एकदम ज़मीन से जुड़ कर देखेंगे। आदिवासी जो भी होते हैं आप देखेंगे प्रकृति की गोद में ही निवास करते हैं। जैसे आप अंडमान एंड निकोबार की सेंटलीस जनजाति के बारे में देख लीजिए, अंडमान निकोबार हो गए, और फिर आप वहाँ की और भी जनजातियाँ, जारवा है, ओंगे है, जारवा ओंगे, ये सब जनजातियां हैं। और जैसे आप दक्षिण अफ्रीका की बात करें, अफ्रीकन कंटिनेंट की बात करें तो वहाँ पर बंतू जनजातियां हैं, और भी बहुत जनजातियां। कुछ जनजातियां ऐसी हैं कि पेड़ पर घर बना कर रहती हैं, ओके। तो ये बहुत सी जनजातियां ऐसी हैं, ठीक है। तो आदिवासी पर्यटन रोजगार मेन उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है इसका, कि रोजगार पैदा करना। पहली चीज़ तो उनको एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और किसी भी क्षेत्र में जनजातीय आबादी को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगर आदिवासी पर्यटन होता है तो उनको आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। दूसरी चीज़, इससे विकास कार्य उस जगह तक जल्दी पहुंच जाते हैं, मतलब वहां पर विकास कार्य जल्दी पहुंच जाएगा। आप उस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो डेवलप करेंगे, रोड वगैरह बनेंगे वहां पर ना, तभी तो लोग जाएंगे उनके पास। आदिवासी पर्यटन क्षेत्र की संस्कृति की बहाली का एक अनूठा तरीका है। यह विभिन्न क्षेत्रों में अंतर सांस्कृतिक मतभेदों को सीमित करते हुए इतिहास को सामने लाता है, ओके, ठीक है। तो इनका महत्व है। और उत्तर प्रदेश सरकार की योजना जो है कि यूपी सरकार जनजातीय पर्यटन योजना क्या है, इस योजना के माध्यम से यूपी राज्य सरकार मुख्य रूप से नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित थारू जनजाति की आबादी वाले इन गांवों को जोड़ेगी, ओके। दूसरा पॉइंट है, यह योजना होम स्टे योजना की तरह होगी। उत्तर प्रदेश वन विभाग इन गांवों का दौरा करने वाले सभी पर्यटकों को थारू आदिवासियों के प्राकृतिक आवास में रहने का अनुभव प्रदान करेगा। लोगों को रहने के लिए झोपड़ियाँ जंगल से एकत्रित घास से बनी होंगी, वैसे भी झोपड़ियाँ घास से ही बनी रहती हैं उन लोगों की। यूपी का वन विभाग आदिवासियों को पर्यटकों से संवाद करने का प्रशिक्षण भी देगा, ठीक है, आदिवासियों को, ताकि आपकी भलाई के लिए ये सब हो रहा है, ठीक है। वे आदिवासी भी स्वच्छता और सुरक्षा के पहलुओं से परिचित होंगे। थारू आदिवासियों को पर्यटकों से उनके घर के बने भोजन और आवास के लिए शुल्क लेने की अनुमति होगी। गांव को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा, ओके। तो ये सब योजनाएं हैं, लेकिन पर्यटक जाते हैं तो बहुत सी समस्याएं भी होती हैं। आज की डेट में उत्तराखंड वगैरह में बहुत समस्या है। एवरेस्ट की ऊंचाई पर लोग जाते हैं, वहाँ पर भी बहुत समस्या हो गई कि लोग कुछ भी खाने पीने के लिए लेके जाएंगे तो अब चिप्स ले गए तो वहाँ पर फेंक दिए, बॉटल लेके गए वहाँ पर फेंक दिए। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप चिप्स वगैरह, बॉटल वगैरह प्रॉपर अगर वहाँ पर डस्टबिन वगैरह है तो उसी में डाला करिए। पर्यावरण को गले से लगा कर रखिए अपने, और अपने आसपास अपने परिवेश में पेड़ पौधे भी लगाइए, पेड़ ज़रूर लगाइए। और ये सब चलिए, इसीलिए तो जागरूक किया जा रहा है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे। क्लास 6 की बुक में भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें रखी गई हैं, ताकि बच्चे शुरू से ही सीख जाएं कि पर्यावरण को किस प्रकार से बचाना है, पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाएं, ओके। तो आप लोग तो बड़े हैं, आप लोग बच्चे नहीं हैं कि आप लोगों को बताया जाए कि प्लास्टिक कहाँ फेंकनी है, बॉटल कहाँ पे फेंकनी है, ओके, ठीक है।
मेंशन द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की ट्राइबल कम्युनिटी की प्रॉब्लम क्या है, एक आम भाषा में आप सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए कि क्या समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही हो सकती है कि वो लोग अशिक्षित हैं, एजुकेशन का लेवल बहुत कम है, शिक्षा का लेवल बहुत कम है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, शिक्षित नहीं है तो लेबर की तरह काम करेंगे, लेबर की तरह कहीं काम करेंगे, स्किल्ड नहीं है, एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है उनके पास, ओके। उनके पास लैंड नहीं है, ज़मीन नहीं है, ओके। उनके पास प्रॉपर इस प्रकार के हाउस नहीं है जिस प्रकार के जैसे वो लोग झोपड़ी में ही रहते हैं, घास फूस की बनी होती है, ओके। बहुत सी प्रॉब्लम्स है, शिक्षा नहीं है, और वो लोग इस प्रकार की अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि समाज के लिए खतरा हो जाता है। क्योंकि पैसा कमाने के लिए जब गरीबी होती है तो गरीबी में इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, ओके। तो मेन रीज़न यही है, अगर शिक्षित होंगे, एजुकेशन होगी, स्किल्ड होंगे तो अच्छे तरीके से कहीं पर कोई अच्छा काम करेंगे, ठीक है। लेबर की तरह काम नहीं करेंगे। उनकी आमदनी जो है कि मुख्य रूप से, वैसे तो पहले ट्राइबल कम्युनिटीज़ जंगल में रहते थे तो मुख्य रूप से वो किस पे डिपेंड रहते थे, फॉरेस्ट वगैरह पे। लेकिन फॉरेस्ट को भी बचाने के लिए बहुत से एक्ट्स वगैरह लाए गए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972 आया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भी भारत में आई थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में भी आई जो संशोधन किया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है शायद, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, बहुत सी चीज़ें आई। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी एक लाया गया कि जिसके कारण कि जो ट्राइबल हैं वो यूज कर सकें फॉरेस्ट का, उनके जो भी थोड़े बहुत उत्पाद होते हैं, फल फ्रूट, वहाँ पे लकड़ी वगैरह कट करते हैं, फल फ्रूट होते हैं, तो उसका यूज कर सकें, उससे उनको कुछ पैसा मिलता था, वो लोग बेचते वगैरह थे, तो ठीक है। तो प्रॉब्लम सब यहाँ पर क्या लिखा है देखते हैं कि इनडेप्टनेस, पैसा नहीं रहेगा तो ऋणग्रस्तता ही होगी। लोग उधार लेंगे और दे नहीं पाएंगे, उधार बढ़ता चला जाएगा, तो ऋणग्रस्तता सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी चीज़ है कि लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा नहीं है लोगों के पास, ठीक है, शिक्षा नहीं है। द पीपल ऑफ महिगी ट्राइब आर ट्रेडिशनल फिशरमैन, जैसे कि अब ट्रेडिशनल वो मछलियों को पकड़ते थे। ड्यू टू द कंटिन्यूस डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पॉन्ड्स, तालाब वगैरह की संख्या कम हो रही है, नियर द सिटीज एंड सरब्स, देयर प्रोफेशन इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, उनका प्रोफेशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अब उसको वो लोग छोड़ के दूसरे कार्यों में संलग्न हो रहे हैं, दूसरे कार्यों में अब जुड़ रहे हैं। ड्यू टू द डिटेरियोरेटिंग इकोनॉमिक कंडीशन द पीपल ऑफ दिस कम्युनिटी आर फोर्स्ड टू वर्क एज लेबरर्स एंड ड्राइव रिक्शास, ओके। लेबर की तरह काम करते हैं, रिक्शा वगैरह चलाने लगे हैं आप लोग, ओके, ठीक है। दे कलेक्टिवली यूज स्पिरिट्स एज अ फॉर्म ऑफ एल्कोहल, स्पिरिट्स वगैरह का यूज करते हैं। एल्कोहल की स्पिरिट्स होती क्या है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। एल्कोहल वगैरह यूज करते हैं जिसके कारण लोग मर जाते हैं। ज़्यादातर देखेंगे कच्ची शराब बोलते हैं, ठर्रा पीते हैं लोग, ठीक है। तो कच्ची शराब पीकर बहुत लोग मर जाते हैं। जैसे मुख्य रूप से अगर देखें महुआ वगैरह, जंगलों में महुआ वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, महुआ आप देखिएगा, महुए की शराब बनाते हैं लोग, तो इससे बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं क्योंकि इनको पता ही नहीं होता है कि अल्कोहल कंटेंट कितना होना चाहिए, ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, विषैला हो जाता है ठीक है। द पीपल ऑफ खरवार ट्राइब वेयर ट्रेडिशनली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट बट ड्यू टू द न्यू फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पॉलिसी इट हैज़ बिकम डिफिकल्ट फॉर देम टू कट वुड, ओके। लकड़ी कट करना इनके लिए समस्या हो गई है। तो ये सब जो है कि प्रॉब्लम्स ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ जो उत्तर प्रदेश में हैं। बाकी उत्तर प्रदेश की वो टूरिज़्म के बारे में हमने बता दिया यहाँ पर। तो मेंस में यहाँ से क्वेश्चन अगर एक दो बनेंगे तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, जनजाति पर्यटन बन सकता है, या फिर उनकी जनजातियों की समस्याएं क्या उत्तर प्रदेश में, या फिर ये जो जनजातियाँ हैं इनके बारे में लिखिए, ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, और एक पेड़ ज़रूर लगाइए आप लोग, तभी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है कि अवेयरनेस जनरेट करने के लिए तो होता है, तो कम से कम एक पेड़ लगाएंगे तभी वो सफल हो पाएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और जानकारी उत्तर प्रदेश की लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।